हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हाउ इज़ एवरीवन? कैसे सभी लोग? कैसे हैं सब लोग? सो आर यू एबल टू हियर मी? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? आर यू एबल टू हियर माई वॉइस? साउंड ओके है? ऑडियो वीडियो ओके? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग सुन पा रहे हैं? ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं तो भूल ही गया इवनिंग हो चुकी है। तो वेरी गुड इवनिंग, हैप्पी होली टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो कैसा लग रहा है क्लासेस में? मज़ा आ रहा है? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। तो अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा, दो क्लासेस हुई हैं, दो नहीं मतलब 2 दिन हुए हैं, 4 क्लासेस हुई हैं। 2 दिन 4 क्लासेस में आपको कैसा महसूस हुआ? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बेसिक्स समझ में आ रहे हैं? कुछ कुछ बहुत ज़्यादा डीप में एकदम बेसिक से चीज़ें चल रही हैं? एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर। चलो, होली है बिल्कुल। तो आज से ही मनाना चालू कर दिया आपने? कल भी हमारी क्लास है तो ठीक है, कल आपको मिस नहीं करनी है कोई भी क्लास। ठीक है, कल भी 2 क्लासेस रहेंगी, सिर्फ होली की छुट्टी रहेगी। 18 क्वेश्चन ऑफ डीपीपी। 18वां क्वेश्चन। अब मुझे तो ऐसे याद नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा बताओ। आरआरबी जेई क्रैक करने का सूत्र। बस क्लासेस अटेंड करते रहो, पीडब्ल्यू में हो जाएगा क्रैक। ठीक है ना? थैंक यू सो मच ऋषि। सर, टेंशन पढ़कर लाइफ में टेंशन होने लगी। टेंशन पढ़कर लाइफ की टेंशन गायब हो जानी चाहिए, क्योंकि जब तक टेंशन पढ़ी नहीं है तब तक ही टेंशन टेंशन देगी। एक बार टेंशन पढ़ लोगे तो फिर टेंशन टेंशन देना बंद कर देगी। सोम, पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल आता रहेगा। और डिटेल में बेटा, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे ना तो फिर ये समझ लो कि सिलेबस जाने कितना लंबा चलेगा। ठीक है? एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना चाहिए हमको। जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उस तक रखेंगे। गेट के लेवल से कितना मैच करेगा? गेट के लेवल से देखो ज़्यादा मैच नहीं करेगा। काफ़ी कुछ कोशिश तो करते हैं, लेकिन ना फिर भी देखो गेट के लेवल में और यहाँ पर एई जेई के लेवल में थोड़ा सा अंतर है। डीपीपी में टोटल 18 क्वेश्चंस बन गए आपसे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेक्शन लेक्चर 4 है, 5 लिखा हुआ है क्या? अरे, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। लेक्चर 5 है और लेक्चर 4 लिखा हुआ है, गलत बात है ये तो। इसको चेंज करके 5 किया जाएगा। बिल्कुल एकदम 5 किया जाएगा। ऐसा हम अत्याचार होने नहीं देंगे कि लेक्चर नंबर 5 है और लिखा हुआ है 4। वेरी बैड, बहुत नाइंसाफी। गब्बर क्या कहता इस बात को? हम्म। नाइंसाफी, बहुत नाइंसाफी। सर, न्यूमेरिकल दीजिए डीपीपी में। असिस्टेंट इंजीनियर में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल तक पहुंचे तो सही। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो न्यूमेरिकल तक पहुंचने वाला नहीं चल रहा है। ठीक है? चलिए, अब आज की क्लास में देखते हैं। अरे, ये भी एक नाइंसाफी हो गई है। क्या नाइंसाफी हो गई है, पहचान में आ रही है? यहाँ पर 2 और 2 2 बार लिखा हुआ है, ये क्या होगा? 3 होगा। ठीक है ना? सो प्रूफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ फेलियर और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है? डीपीपी पूरा सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है। कौन से बुक फॉलो करें क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए? देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ना आपके पास यूथ वाली बुक होगी। नहीं है तो ले लो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो वाले। इतने सारे क्वेश्चंस हैं ना, इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि लगभग पूरा पूरा सिविल इंजीनियरिंग उन क्वेश्चंस में ही। तुम्हारे कमेंट्स हो रहे हैं कासिम। गुड इवनिंग सोनू सिंह पटेल। मेरा एम एसएससी है, एई जेई नहीं है। तो एसएससी हो चाहे एई जेई हो, लेवल लगभग बराबर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों के लेवल में। ठीक है ना? अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एई जेई के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, और अगर आपका एम एई जेई है तो एसएससी के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ठीक है? क्वेश्चंस कहीं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में सिविल इंजीनियरिंग के ही मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे या फिर स्ट्रक्चर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तो सारे एग्जाम्स के लिए सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? बताओ। 18 क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अरे बेटा, तो 18 क्वेश्चन ये भी तो बताओ कि कौन सा था, क्या था। अब मुझे ऐसे तुम ये सोचते हो कि 20 क्वेश्चन थे तो 20 के 20 मुझे याद होने चाहिए, लेकिन किस्मत की बात है कि मेरे पास 18 क्वेश्चन। अरे बेटा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये तो गलत बात है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आना चाहिए था। यही वाला क्वेश्चन है ना, व्हेन अ बार ऑफ लेंथ एल, विड्थ बी एंड थिकनेस टी इज सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ पी। यही वाला क्वेश्चन है। बुक फॉर मैकेनिकल, सब यूथ यूथ ले लो
और क्या कहते हैं, एसएससी जेई की कोई दूसरी बुक ले लेना। 18 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देख लो ना, 2 बार मतलब 2-3 बार देख लो वीडियो सॉल्यूशन, क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि सर ये चीज तो हमने 5 बार पढ़ ली सर, वीडियो सॉल्यूशन देख चुके, 5 बार देख लिया वीडियो सॉल्यूशन। ये तो 19 है तो 18 कौन सा है फिर। Every direct stress is accompanied by a strain and its sort direction and opposite kind of strain in every direction at right angles to it, यही वाला फर्स्ट ऑनलाइन क्लास। चलो अब हम क्लासेस शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, प्रूफ स्ट्रेस समझते हैं। प्रूफ स्ट्रेस, देखो प्रूफ स्ट्रेस समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील समझना पड़ेगा, ठीक है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व थोड़ा सा, वैसे आपको समझने की क्या जरूरत है, आपको पता ही है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, पता है कि नहीं पता। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख रखा है, पता है सबको। ये रहा माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अच्छा, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एक खास बात है, क्या खास बात है कि यहां पर यील्ड स्ट्रेस कितनी है बताओ जरा, यहां पर यील्ड स्ट्रेस कितनी है। यील्ड स्ट्रेस है 250 मेगापास्कल। मेगापास्कल, ठीक है ना। आहा, तुमने स्ट्रेन बता दी। यहां पर ये जो अल्टीमेट स्ट्रेस है, अल्टीमेट स्ट्रेस ये किसकी, ये कितनी है पता है, लगभग 420 से 450 मेगापास्कल, इसके आसपास है, अराउंड, ठीक है। तो हो सकता है आपसे ये वाली वैल्यू पूछ ली जाए, तो याद कर सकते हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए 410 मेगापास्कल 420, मतलब इस ये रेंज है इसकी, है ना, इसके आसपास रहती है, ठीक है। मतलब ऑप्शन जो आएगा ना इसके आसपास आएगा, कभी हो सकता है कि 500 तक भी पूछ ले ऑप्शन की रेंज में। वैसे 500 तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन आप मोटा मोटी तौर पर कह सकते हो 420 450 के आसपास की रेंज आएगी। 410 आ गई तो वो, क्योंकि ये वैल्यू ना जरूरी नहीं है कि हर बार सेम मिले, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, टेस्टिंग में भी ऐसा होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल जाती है ना। अलग अलग सोर्सेज में देखोगे, बुक्स में अलग अलग देखोगे तो आपको वैल्यूज अलग अलग मिलेंगी, ठीक। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इज क्लियर। ये बताओ यील्ड स्ट्रेस अगर मैं आपसे कहूं, यील्ड स्ट्रेस अगर मैं आपसे कहूं तो आप क्या कहोगे। मैं किसी को भी कहूं कि यील्ड स्ट्रेस ढूंढ के बताओ कहां पर है, कौन सा पॉइंट है जिस पर यील्ड स्ट्रेस मिल रही होगी, आप आराम से ढूंढ पाओगे या मुश्किल होगी यील्ड स्ट्रेस वाला पॉइंट ढूंढने में। आराम से ढूंढ पाओगे या मुश्किल होगी यील्ड स्ट्रेस वाला पॉइंट ढूंढने में। यील्ड स्ट्रेस वाला पॉइंट ढूंढने में आसानी होगी मुश्किल होगी, क्या कहना है बच्चों का। लोअर यील्ड, हमने तो पूछा ही नहीं कि लोअर यील्ड या अपर यील्ड, यील्ड पॉइंट मतलब लोअर यील्ड ही होता है, ठीक है ना। अगर कोई कहे यील्ड पॉइंट तो इसका मतलब क्या है, अपने आप ही समझ जाना है, यील्ड पॉइंट का मतलब लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। अपर यील्ड पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट नहीं मानते, अपर यील्ड पॉइंट को यील्ड पॉइंट नहीं मानते, सही वाला यील्ड पॉइंट हम लोअर यील्ड पॉइंट को ही मानते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, इसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है, क्या कि जो अपर यील्ड पॉइंट है वो बहुत थोड़ी सी देर के लिए रहता है, ठीक है ना। अपर यील्ड पॉइंट बहुत हल्के से टाइम के लिए रहता है, बहुत हल्के से टाइम के लिए गायब हो जाता है, ठीक है। लोअर यील्ड पॉइंट बना रहता है लंबे टाइम के लिए, एक रीजन। दूसरा रीजन ये कि अगर स्पेसिमेन का साइज चेंज कर दिया जाए, अगर मैं ये वाला स्पेसिमेन लूं, है वही मटेरियल सेम माइल्ड स्टील, और अगर मैं ये वाला स्पेसिमेन लूं, ठीक है ना, तो इस वाले स्पेसिमेन के लिए अलग आएगा, सॉरी इस वाले स्पेसिमेन के लिए हो सकता है ये यील्ड स्ट्रेस दिखाई दे जाए अपर यील्ड पॉइंट, और ये वाले स्पेसिमेन के लिए हो सकता है दिखे ही ना, ठीक है ना। तो अगर स्पेसिमेन का साइज चेंज कर देते हैं, स्पेसिमेन का साइज चेंज कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको ये अपर यील्ड पॉइंट दिखाई तक ना दे,
ठीक है, तो अपर यील्ड पॉइंट का सिग्निफिकेंस नहीं है ना, ऑलमोस्ट जीरो सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस किसका है? सिर्फ लोअर यील्ड पॉइंट का, ठीक है ना। तो लोअर यील्ड पॉइंट पता चल जाता है, ठीक है, लोअर यील्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक है। और ये जो अपर और लोअर आते हैं ना, ये बस माइल्ड स्टील में आते हैं, बाकी और बहुत सारे कर्व होते हैं उनमें अपर और लोअर ये अलग अलग आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। यील्ड पॉइंट जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा वो इस तरह का आएगा, जैसे एल्यूमिनियम का आपने देखा था, एल्यूमिनियम का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह का था, ब्रास का इस तरह का था, ब्रॉन्ज का इस तरह का था। तो यहां पर कहीं आपको दिखाई देगा अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट? नहीं दिखेगा, ठीक है ना। अपर और लोअर यील्ड पॉइंट यहां पर दिखाई देंगे आपको, क्लियर है। अब आपसे मेरा सवाल ये है, सवाल है कुछ इस तरह से कि आपसे अगर मैं पूछूं कि यहां पर इस वाले कर्व में यील्ड स्ट्रेस बताओ, तो आप आराम से बता दोगे सर ये रहा यील्ड स्ट्रेस, ठीक है ना। ये वाला वो पॉइंट है जिस पर स्ट्रेस को हल्का सा इंक्रीज करने पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। बल्कि सर यहां पर तो ऐसा है कि स्ट्रेस को इंक्रीज तक नहीं करना पड़ रहा, बिना स्ट्रेस को इंक्रीज करे ही स्ट्रेन लगातार बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है ना। तो कोई भी देख के तुरंत इस ग्राफ को देखेगा और बता देगा कि लोअर यील्ड पॉइंट कहां पर है, किसी को भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत बता देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं यहां पर बताओ जरा अपर यील्ड पॉइंट, अपर तो छोड़ो अब ये अपर लोअर कहां से आ गया, अगर मैं इस वाले कर्व में कहूं आपसे कि बताओ जरा यील्ड पॉइंट कहां पर है, तो रजत हो सकता है क्या सर ये रहा ये लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। पिंटू हो सकता है, पिंटू कह दे सर यहां पर है यील्ड पॉइंट, है ना। श्रियांशु कह दे सर यहां पर है, आदित्य कह दे सर यहां पर है। सब लोग अलग अलग जगह बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि जहां पर यहां पर देख रहे हैं तो पहले के कंपैरिजन में कम स्ट्रेस इंक्रीज करने पे ही ज्यादा स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है ना, यहां पर बताना मुश्किल है। माइल्ड स्टील में तो सीधे सीधे दिखाई दे जाएगा, यहां पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर हमें पता नहीं चल रहा। तो अगर हमको यील्ड पॉइंट बताना है, क्योंकि हम जब मटेरियल की डिजाइन करते हैं ना, ठीक है ना, मटेरियल की जब डिजाइन करते हैं तो यील्ड पॉइंट पता होना चाहिए कि सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है, वरना हम डिजाइन नहीं कर पाएंगे। बिना सिग्मा वाई के यील्ड स्ट्रेस कितना है, बिना यील्ड स्ट्रेस के, बिना सिग्मा वाई के अगर हम डिजाइन करने जाएंगे हम कर ही नहीं सकते हैं। यील्ड स्ट्रेस तो पता होनी चाहिए ना, पता होना चाहिए कि मटेरियल कितना लोड ले पाएगा, कितनी ताकत है, कितनी मजबूती है। तो जब यील्ड स्ट्रेस नहीं पता तो हम इसको डिजाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो डिजाइन करने की यील्ड स्ट्रेस पता होना चाहिए। अब यहां पर मुश्किल यह है कि एक क्लियर कट यील्ड पॉइंट नहीं दिख रहा, जिससे पूछूंगा वो अलग यील्ड पॉइंट बता सकता है, क्योंकि डेफिनेशन कोई एक ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि बता दे। मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा स्ट्रेस इंक्रीज करने पे स्ट्रेन ज्यादा इंक्रीज करने लग जाए, है ना। अब ये थोड़ा सा स्ट्रेस मतलब कितना स्ट्रेस, ज्यादा सी स्ट्रेन मतलब कितनी ज्यादा स्ट्रेन, ये कुछ भी डिफाइंड नहीं है। तो कुछ भी स्पेसिफिक डिफाइंड नहीं है ना, कुछ भी स्पेसिफिक डिफाइंड नहीं है। और जब कुछ स्पेसिफिक डिफाइंड नहीं है तो यहां पर हम पता नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ना कुछ मैथमेटिकल, कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हम पता कर सके कि यहां पर यील्ड स्ट्रेस कितनी है, ठीक है ना। समझ में आया? तो पहले तो मैंने आपको बताया कि मुश्किल क्या है, दिक्कत क्या है। अब इसका समाधान भी होगा ना कुछ। जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होगा। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम तभी मानते हैं जब उसका सॉल्यूशन अवेलेबल हो। जब तक सॉल्यूशन नहीं है तब तक फिर उस प्रॉब्लम को नजरअंदाजी करो। लेकिन अब हमने बता दिया कि ये एक प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, है ना। हाँ, तो सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं कि ऑफसेट मेथड से करेंगे सर। तो ऑफसेट मेथड समझ लो, देखो इंपॉर्टेंट है इसकी ना, प्रूफ स्ट्रेस की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, यहां पर 0.002 स्ट्रेन सुना और जिस जगह पर कोई भी क्वेश्चन आया तो सब हर जगह पर 0.002 स्ट्रेन बोलने लग जाते हैं, ये जाने बिना कि हो क्या रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ऑफसेट लेना पड़ेगा 0.002 स्ट्रेन का, ठीक है। सो यू विल हैव टू टेक एन ऑफसेट ऑन एक्स एक्सिस। यहां पर स्ट्रेन एक्सिस पर आप ऑफसेट लोगे और यहां पर स्ट्रेस है, ठीक है ना। तो स्ट्रेन एक्सिस के ऊपर यू विल टेक एन ऑफसेट ऑफ हाउ मच आपको ऑफसेट लेना पड़ेगा 0.002 का, ठीक है ना। अब देखो 1/3 ऑफ स्टील ले रहे हो, ये आपका जो डाउट है ना 1/3 वाला, ये आपने कहीं ना कहीं से कुछ 1/3 पढ़ रखा है,
और मुझे पता है आपने ये 1/3 क्या पढ़ा हुआ है, लेकिन वो दूसरा कॉन्सेप्ट है और ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स नहीं करना है। ऐसे ही मैं बता रहा था, ये 0.002 ना आप दूसरी जगह पर भी मिक्स करने लग जाते हो, ठीक है ना। सो यू डोंट हैव टू मिक्स। आप क्लियर कट ध्यान रखो कि ये 0.002 ये वाली चीज आपने पढ़ी कहां पर है, ये प्रूफ स्ट्रेस में पढ़ी है ना। हर जगह पर ये चीज नहीं लगा देनी है, तभी तो आप एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत करोगे कि, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा कुछ और है और आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर 0.002 लगा दिया उसने, ऑप्शन में दे दिया, तो आप 0.002 टिक करके आ जाओगे, ठीक है, गलत हो जाएगा। ऑफसेट क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले चलो शुरुआत से एकदम बताते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्लियरली डिफाइंड यील्ड स्ट्रेस नहीं मिल रही। तो यील्ड स्ट्रेस नहीं मिल रही है, इसको पता करने का एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि किसी को भी मैं बताऊं कि ऐसा ऐसा तरीका अपनाओ, हर कोई एक ही यील्ड स्ट्रेस निकाले इस कर्व से, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर एक ऑफसेट लिया। अब ऑफसेट का मतलब होता है जैसे कोई सेंटर लाइन है, सेंटर लोकेशन है, उससे कुछ हटके कुछ दूरी पर कुछ चीज है, मतलब एक मेन लाइन से, मेन चीज से हटके कुछ डिस्टेंस पर कुछ है, तो उसको कहते हैं ऑफसेट, ठीक है ना। तो हमारा यहां पर इससे ऑफसेट ले लिया हमने, ठीक है, ऑफसेट ले लिया स्ट्रेन एक्सिस पर। कितने का ऑफसेट ले लिया? 0.002 का ऑफसेट ले लिया, 0.002 का ऑफसेट ले लिया, या फिर 0.2% का ऑफसेट ले लिया। स्ट्रेन को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं ना। स्ट्रेन को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या? 0.002 डेसिमल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर परसेंटेज के फॉर्म में भी, ठीक है ना। 0.002 पहले तुम सुन लो, डाउट पहले पूछने लग जाते हो। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, तब डाउट पूछना। तब तक सुनने पे ध्यान दो कि क्या मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टेप वन, सबसे पहला स्टेप ये लिया कि 0.002 पर, 0.002 की स्ट्रेन एक्सिस पर हमने एक ऑफसेट लिया, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टेकन एन ऑफसेट। ऑफसेट लेने के बाद अब क्या किया, ऑफसेट लेने के बाद देखो हम क्या करेंगे, यहां पर इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से एक लाइन ड्रॉ की, और यहां पर इस ऑफसेट से इस इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये दोनों पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो पहला स्टेप समझ में आया। पहला स्टेप क्या था कि 0.002 पर एक ऑफसेट लिया, फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो इनिशियल पोर्शन था, शुरुआती पोर्शन है ना, शुरुआती पोर्शन से ही एक लाइन बना दी, टेंजेंट बना दिया, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट बना दिया, इससे ये समझ में आ जाएगा कि इसके पैरेलल हम लाइन बना सकते हैं। तो ये टेंजेंट बनाया, फिर 0.002 से भी एक टेंजेंट, मतलब इसी के पैरेलल एक लाइन खींच दी। अब ये लाइन हमारे कर्व से कहीं ना कहीं टकराएगी ना, क्योंकि कर्व तो धीरे धीरे क्या होगा, ये इस तरफ ही बेंड होता जाएगा, है ना। इनिशियल जैसा तो होगा नहीं, और जैसे जैसे ये कर्व बेंड होता जा रहा है, ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम कर्व पे आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रेन इंक्रीज करने के रिस्पेक्ट में, सॉरी, स्ट्रेस इंक्रीज करने के रिस्पेक्ट में स्ट्रेन ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है ना। तो ये एक पॉइंट पर टकरा जाएगा। ये वाला जो पॉइंट होगा ना, जिस पॉइंट पर ये टकराया है, इस पॉइंट को हम लेते हैं यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। और ये जो यील्ड स्ट्रेस आई है, किस मेथड से आई है? ऑफसेट मेथड से आई है। ऑफसेट मेथड से कैसे आई? यहां पर ऑफसेट लिया था ना स्ट्रेन का, है ना। तो इस मेथड को ही कहते हैं ऑफसेट मेथड। और ये जो स्ट्रेस आई है, इसको ही हम यील्ड स्ट्रेस बोल देते हैं। इस मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेस डिफाइन कर दी, और इस यील्ड स्ट्रेस को हम कहते हैं प्रूफ स्ट्रेस भी कह सकते हैं। इसको यील्ड स्ट्रेस या फिर प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। यील्ड स्ट्रेस और प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है। ऑफसेट क्या है बेटा? इतनी देर से मैं बता रहा था, ऑफसेट कोई भी ऐसी चीज जो मेन लाइन से थोड़ी सी हटके है, अलग हटके है, तो वो ऑफसेट हो गई। यहां पर मेन कर्व का एक तरह से ये समझ लो कि यहां पर जीरो यहां पर था, जीरो से थोड़ा सा हटके थोड़ी दूरी पर हमने एक पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट ऑफसेट हो गया। समझ में आ गया? ऑफसेट क्या है, क्लियर है सबको? पहली बात बताओ, ऑफसेट क्लियर है?
ऑफसेट क्लियर है? ठीक है, चलिए ये ऑफसेट क्लियर हो गया। पूरे स्टेप्स फिर से बताता हूं। हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, और इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कुछ बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिसमें ना हमको नहीं पता चल पाता कि जब हम, हाँ, हमको यील्ड स्ट्रेस, क्लियरली डिफाइंड यील्ड स्ट्रेस नहीं पता चल पाती, ठीक है ना। वी डोंट गेट क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट। तो हमने क्या किया, ऑफसेट लिया पॉइंट 002 स्ट्रेन का, फिर यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी इनिशियल पोर्शन से, और जिस जगह पर ये लाइन टकरा रही है उसको हम यील्ड स्ट्रेस मान लेंगे, और इसको हम प्रूफ स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ऑफसेट सर्विंग में यूज होता है बेटा, कोई भी चीज ना, जैसे हमने बोल दिया कि मेन से थोड़ा सा दूर है, ठीक है ना, वो बहुत सारी जगह यूज हो सकती है, बहुत सारी जगह पर यूज हो सकती है ना इस चीज, ये चीज तो सर्विंग में भी यूज होती है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, अब बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर ये .002 कहाँ से आया, तो .00 तो थोड़ा सा ना उसके लिए, .002 कहां से आया, एक एक करके सारे डाउट लेंगे। सबसे पहला डाउट ले रहे हैं .002। तो सारे बच्चे जिनको भी ये डाउट है कि .002 क्यों लिया सर, वो सारे बच्चे सुनेंगे, ठीक है। जब ये वाला डाउट क्लियर कर दूंगा तब अगला डाउट पूछना। तो अभी सब बच्चे इस पर ध्यान देंगे कि सर ये .002 ही क्यों लिया, 0.2% ही क्यों लिया, कोई और वैल्यू क्यों नहीं ली। बताओ, अगर .002 ना लें तो इससे या तो ज्यादा वैल्यू लेंगे या तो कम वैल्यू लेंगे, है कि नहीं। .002 से या तो ज्यादा वैल्यू ली जाएगी या तो कम वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। कोई भी वैल्यू लेनी है तो कुछ भी ले सकते हैं। .002 से ज्यादा ले ली, .002 से ज्यादा ले ली, तो हो सकता है ये यहां पर आके टकरा रहा है, यहां पर आके टकरा रहा है, तो हमारे पास एक तो डक्टिलिटी बहुत कम बची, हमारे पास सेफ्टी का मार्जिन बहुत कम बचा, ठीक है ना। ज्यादा ले लिया तो ज्यादा लेने से क्या हो रहा है, कुछ दिक्कत हमें फेस हो रही है। क्या दिक्कत फेस हो रही है, डक्टिलिटी कम देखने को मिल रही है, हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं बचा। मतलब अगर हमने इस स्ट्रेस के लिए डिजाइन कर दिया, मान लो इस स्ट्रेस के लिए डिजाइन कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मान लो गलती से लोड ज्यादा आ गया, लोड ज्यादा आ गया तो स्ट्रेस थोड़ी बढ़ भी जाएगी, लेकिन हमारा मटेरियल तो फेल नहीं होगा ना, ठीक है ना। गलती से मान लो लोड ज्यादा आ गया तो क्या होगा कि हमारा मटेरियल फिर भी फेल नहीं होगा, स्ट्रेस भी बढ़ जाएगी तो मटेरियल फिर भी फेल नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने पहले से ही इतनी स्ट्रेस लेके चल रहे हैं और इस स्ट्रेस के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, और मान लो गलती से लोड ज्यादा आ गया, फेलियर हो जाएगा, तो थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम बच गया। तो अगर ज्यादा लिया तो ये खतरा है कि हम अनसेफ हो जाएंगे। समझ में आई बात, ज्यादा लिया तो हम अनसेफ हो जाएंगे, है ना, सेफ्टी का मार्जिन कम बचाएगा। अब अगर कम लिया, मान लो यहां पर लिया, यहां पर कम लिया, तो पता है क्या हुआ, ये हुआ कि हमने इतना ज्यादा सेफ हो गए हैं, इतना ज्यादा सेफ हो गए कि हमें बड़े बड़े साइज के मटेरियल बनाने पड़ रहे हैं, बड़े बड़े साइज के मटेरियल बनाने पड़ रहे हैं कि स्ट्रेस इससे कम रहे, इतनी स्ट्रेस रहे, इस स्ट्रेस के हिसाब से चल रहे हैं। तो जब इतनी कम स्ट्रेस के हिसाब से चल रहे हैं तो साइज बहुत ज्यादा रखना पड़ रहा है, साइज ज्यादा रखना पड़ रहा है, मटेरियल का वेस्टेज हो रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है। एक आध घर बनाने में खर्चा ज्यादा हो तो फिर चलो चल जाएगा, पूरे देश में जाने कितने घर बनते हैं। अगर हमने सेट कर दिया इतनी लेवल का, तो चाहे घर बना रहे हो, मशीन बना रहे हो, हर चीज बहुत महंगी महंगी, बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो बाकी सारे कंसिडरेशंस को देखते हुए प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया कि इस वाले स्ट्रेन पर ना सबसे सही चीज आती है, हम इकोनॉमिकल भी रहते हैं और ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। समझ में आया, ये चीज समझ में आ गई सबको, ये समझ में आ गया कि .002 क्यों, क्योंकि अगर .002 से ज्यादा करेंगे तो हम अनसेफ हो जाएंगे, है ना, और अगर .002 से कम रखेंगे तो हमें खर्चीले हो जाएंगे, ज्यादा पैसा लग जाएगा। हाँ, .003 या .004 भी तो ले सकते थे, लेकिन अगर .003 या .004 ले लेते तो पता है तुम क्या कहते कि सर .002 ले सकते थे। अब इस डिस्कशन का तो कोई अंत नहीं है ना कि .003 ले सकते थे, सर थोड़ा सा बढ़ा लेते, सर .002 की तरह .0021 ले लेते, .0021 ले लेते सर, इतना तो ले सकते थे, प्लीज सर, प्लीज ये ले लो सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस ऐसे डिस्कशन का कोई अंत है? इस मतलब ये तो क्या हो गया, फालतू के कुतर्क हो गए कि जबरदस्ती के ही कुछ ना कुछ कुतर्क करना है, ठीक है ना। ये कोई डाउट नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप पूछ रहे हो फिर, ठीक है ना। हाँ, अब देखो रटवाने वाली चीज, बस फिर वही तुम लोग रटने पे आ जाते हो। आईएस कोड ने बोल दिया है .002 लेना है,
तो जब तुम्हारा लेवल ये है कि तुम आईएएस कोड की मतलब सीधे सीधे समझना ही नहीं है, बस रट लेना है, तो फिर क्वेश्चन भी फिर उस हिसाब से पूछा करो। इतनी मेहनत कर करके तुम पूछवा लेते हो और फिर अंत में आते हो कि बस आईएएस कोड ने बोला है। हाँ, तो ये चीज समझ में आ गई कि 0.002 क्यों है। नहीं, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट वैसे हो सकता है, लेकिन 99% मटेरियल के लिए ना यही लेते हैं, सारे मटेरियल्स के लिए लगभग यही लेते हैं। कभी कोई स्पेशल सिचुएशन आ गई, कभी कुछ हो गया तो वो लेते हैं, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखना है, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में यही है, ठीक। क्लियर है। चलिए अब अगला डाउट, एक एक करके सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। ये वाला डाउट सबको क्लियर हो गया ना कि 0.002 ही क्यों लिया है, ठीक है। अब अगला डाउट, सारे मटेरियल्स के लिए देखो, जिस भी मटेरियल के लिए लेंगे, ये कब लेंगे, जब ऐसा क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं मिल रहा। जब क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है तब ये वाला मेथड यूज किया जाएगा, है ना। स्लोप, स्लोप तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आया बेटा, स्लोप हम थोड़ी डिफाइन कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन से आया ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑब्जर्व से आया। अलग अलग मटेरियल की यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे टेस्टिंग करेंगे तो अलग अलग तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन एज यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डक्टिलिटी डिक्रीजेस, जो आपने नोट कराया था बेटा, जब वो नोट कराया था ना तब उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो आप ना उस वो वाले लेक्चर को रेफर कर लो। प्रूफ स्ट्रेस किसको बोले, ये जो ऑफसेट वाले मेथड से जो यील्ड स्ट्रेस आई है ना, इसी यील्ड स्ट्रेस को ही हम प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। प्रूफ स्ट्रेस पर एमसीक्यू कैसे बनेंगे वो एमसीक्यू करा देंगे, डोंट वरी, हमारे पास हम क्वेश्चन भी करेंगे, हमारे पास डीपीपी भी हैं, वो भी करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। प्रूफ स्ट्रेस यही रहा बेटा, ये जो यील्ड स्ट्रेस आई है इसी को ही प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। वॉट एवर दिस यील्ड स्ट्रेस इज कमिंग, ये जो यील्ड स्ट्रेस आ रही है इसी को ही हम प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। ये समझ में आई, ये वाली जो इस पॉइंट पर जो स्ट्रेस आ रही है, इस पॉइंट पर जो स्ट्रेस आ रही है ये है प्रूफ स्ट्रेस। क्लियर। डेफिनेशन लिखवा दें, चलो डेफिनेशन लिखवा देते हैं। एक मिनट रुको, जरा डेफिनेशन पे चलते हैं। तब तक ये डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लो जल्दी से। डन। सर माइल्ड स्टील में भी प्रूफ स्ट्रेस हो सकता है क्या? माइल्ड स्टील में प्रूफ स्ट्रेस को क्यों लेंगे जब यहां पर क्लियरली पता चल रहा है कि यील्ड स्ट्रेस क्या है ना। यील्ड स्ट्रेस जब ऐसे मटेरियल में, जिस मटेरियल में हम साफ साफ नहीं बता पा रहे हैं, वहीं पर लेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लिखो आप। ये डायग्राम सबने बना लिया। डीडीए के लिए कल हमारी डिस्कशन होने वाली है, कल हमारी टीम मीटिंग होने वाली है डीडीए के लिए, फिर डीडीए के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, है ना। अभी वैकेंसी आ गई है, आप सब लोग चिंतित हो गए, हम लोग भी चिंतित हैं डीडीए के लिए क्या करना है।
ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सोम बिल्कुल सफिशियंट होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सफिशियंट होगा। ठीक है, पीडीएफ से लिख लेंगे। सर माइल्ड स्टील में भी प्रूफ स्ट्रेस हो सकता है क्या बेटा? दूसरी बार बता रहा हूं, तुम एक ही क्वेश्चन दो बार क्यों पूछ रहे हो? मैंने अभी बता भी तो दिया। माइल्ड स्टील के लिए जब हमें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यील्ड स्ट्रेस कितनी है, तो ये वाले मेथड लगाने की क्या जरूरत है? ये मेथड क्यों लगाएंगे माइल्ड स्टील के लिए जब पहले ही पता चल गया है ना? अब तुम्हारा दोस्त अगर कार से दूध लेने जाता है 5 किलोमीटर दूर, क्योंकि उसके घर के पास दूध नहीं मिलता, तो तुम भी 5 किलोमीटर चले जाओगे, जबकि तुम्हारे घर के पड़ोस में दुकान है, वहां पर मिल जाता है। ऐसा तुम रियल लाइफ में करते हो क्या? मतलब जिस तरह के तुम सवाल पूछ रहे हो, तो तुम ऐसे ही लग रहा है कि इस तरह की काम करते होगे तुम रियल लाइफ में भी, जब सीधे सीधे प्रूफ स्ट्रेस दिखी, यील्ड स्ट्रेस मिल ही रही है। चलो लिखो प्रूफ स्ट्रेस, राइट डाउन। प्रूफ स्ट्रेस के अंदर लिखो फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, for ductile materials which do not have a clearly defined yield point, a clearly defined yield point, ब्रैकेट में लिखो फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, एटसेट्रा। Yield strength is defined by offset method. Yield strength is identified by offset method. एल्यूमिनियम मटेरियल एग्जांपल के लिए लिया है, किसी ना किसी मटेरियल का तो एग्जांपल लेना पड़ेगा ना। ठीक है, आगे लिखो अ लाइन पैरेलल टू इनिशियल पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज ड्रॉन, a line parallel to initial portion of stress strain curve is drawn to a point, sorry, through a point of through a point of 0.2% strain, 0.2% strain, और ब्रैकेट में लिख लो 0.002 strain। ठीक है, the point where it cuts the stress strain curve, the point where it cuts the stress strain curve the stress strain curve gives the yield strength, gives the yield strength or proof stress at or proof stress at 0.2% strain। ठीक है, मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटा, अब क्या कर सकते हैं, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, तुमको मजा नहीं आ रहा तो बात अलग है। ठीक है, तो ये सारी बातों का मतलब समझ में आया क्या? देखो तो हमने जो लिखा है
फॉर डक्टाइल मटेरियल्स विच डू नॉट हैव अ क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट, ऐसे डक्टाइल मटेरियल जिनमें क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं है, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, ब्रास, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, ये इस तरह के मटेरियल होते हैं जिसमें आपको क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है ना, हिंदी में ही बता रहा हूं, ठीक है। तब यील्ड स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं? तब यील्ड स्ट्रेंथ हम पता करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑफसेट मेथड से, ठीक है ना, ठीक है। ऑफसेट मेथड से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑफसेट मेथड क्या था ये मैंने बताया था, तो पीछे ही ऑफसेट मेथड हमने बता रखा है। ऑफसेट मेथड में हम क्या करते हैं कि 0.002 स्ट्रेन लेते हैं, 0.002 स्ट्रेन लेते हैं और 0.002 स्ट्रेन पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के इनिशियल पोर्शन से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। और ये 0.002 स्ट्रेन से इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, और जिस पॉइंट पर ये टकराई यील्ड स्ट्रेस, जिस पॉइंट पर ये टकराई हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, वो पॉइंट यील्ड स्ट्रेस होता है, ठीक है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज यील्ड स्ट्रेस, और इसी को हम प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है ना। तो वो यहां पर हमने डिटेल में इसको लिख दिया, ठीक है ना। तो क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया आपको? प्रूफ स्ट्रेस इज क्लियर। अच्छा अब देखो, आरसीसी में आप जब कैलकुलेट करते हो स्टील का, आरसीसी आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा? जब आप आरसीसी पढ़ते हो वहां पर आप जो स्टील के लिए ये कैलकुलेट करते हो ना स्ट्रेन, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस जब आप पता करते हो एच वाई एस डी बार के लिए, एच वाई एस डी बार के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो स्ट्रेन आती है ना, ये वाली स्ट्रेन आती है, ये कितनी आती है? 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई बाई ई एस, ये आती है ना इतनी स्ट्रेन, ये आती है ना इतनी स्ट्रेन, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रेन आपको वैल्यू याद होगी। यहां पर ये 0.002 पता है कैसे आया है? यहां पर ये 0.002 कैसे आया है? ये प्रूफ स्ट्रेस वाला ही है जो हम ऑफसेट लेते हैं ना, दिस वैल्यू इज 0.002, ये वाली वैल्यू 0.002 है, ठीक है ना। तो ये 0.002 है, प्लस इतनी जो स्ट्रेन आई है, ये वाली जो स्ट्रेन आई है ये है ना। तो ये वाली हो गई स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ यील्डिंग, सॉरी स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ यील्डिंग। जब यील्डिंग हो रही है ना, यील्डिंग हो रही है, तब उस टाइम पे स्ट्रेस कितनी है? 0.87 एफ वाई ली है हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ, है ना। वैसे तो एफ वाई होती है, एफ वाई होती है ना यील्ड स्ट्रेस, लेकिन हमने 0.87 एफ वाई ले ली। 0.87 एफ वाई क्यों ले ली? क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी इंक्लूड कर लिया, 0.87 एफ वाई ले लिया, ठीक है ना। तो जब ये 0.87 एफ वाई है, तो ये वाली जो स्ट्रेन आती है ना, स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस होती है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस होती है। तो ये वाली स्ट्रेन कितनी हो जाएगी? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस कितना हो जाएगा हमारा? 0.87 एफ वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ये रहा, ठीक है ना। तो ये वाली स्ट्रेन कितनी हो गई है? ये यहां से आ गई हुक्स लॉ से, हुक्स लॉ से ये वाली स्ट्रेन आ गई, और प्रूफ स्ट्रेस वाले मेथड से ये आ गई। तो टोटल स्ट्रेन जो मिल जाती है ना यहां पर हमें 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई बाई ई एस। तो आपने आरसीसी पढ़ा होगा, लेकिन ये वाली लिंक आपको आरसीसी में नहीं मिली होगी, प्रूफ स्ट्रेस से निकाली जाती है, ये बताइए, ये नहीं पढ़ाया गया होगा वहां पर, ठीक है ना। तो बेटा आप ना खुद अपने अपने अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेकर आओ, क्योंकि यहां पर जो पढ़ा रहे हैं ना, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू 2 बार दे चुके हैं, गेट 2 बार क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। एमपीपीएससी वगैरह ये सब तो ऐसे चुटकियों में निकाले हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको पहली बार पता चलेंगी। सो आप टीचर पे भरोसा रखो, टीचर की क्वालिफिकेशन बहुत ऊपर है, ठीक है ना। ये वाली चीज मैकेनिकल में काम नहीं आएगी, ये वाली चीज सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से मैंने बताई कि किस तरह से है। चलो ठीक है, तो ये डन हो गया, प्रूफ स्ट्रेस डन है। तो प्रूफ स्ट्रेस समझ में आ गया, तो आज की पहली चीज खत्म हो गई, प्रूफ स्ट्रेस इज डन, प्रूफ स्ट्रेस क्लियर। आगे चलते हैं, हम टाइप्स ऑफ फेलियर पे चलते हैं, ठीक है ना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यस, तो टाइप्स ऑफ फेलियर। अब देखो हमारे पास, चलो जो कुछ भी है अभी क्लियर है, अब हम आगे चलते हैं
दोबारा से फ्रेश माइंड से चलते हैं, ठीक है? ठीक है, फ्रेश माइंड से चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ फेलियर। टाइप्स ऑफ फेलियर में देखो हमको क्या देखना है, दो तरह के मटेरियल होते हैं ना हमारे पास दो तरह के मटेरियल होते हैं। सो टाइप्स ऑफ मटेरियल अगर देखें तो हमारे पास एक तो हो जाएंगे डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, और एक हो जाएंगे ब्रिटल मटेरियल। अगर आप क्लासिफाई करो तो मटेरियल को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो डक्टाइल मटेरियल हो जाएंगे और एक ब्रिटल मटेरियल हो जाएंगे। डक्टाइल मटेरियल कैसे? डक्टाइल मटेरियल ऐसे होंगे कि जो ना फेलियर के टाइम पे जिनमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। एफ वाई इज यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस मतलब यील्डिंग में बता चुका हूं यील्डिंग क्या होती है, ठीक है। तो यील्डिंग के टाइम पे जो स्ट्रेस है दैट इज एफ वाई, यील्ड स्ट्रेस। ओके संदीप, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन भी बता देंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है। ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन भी बता देंगे, डोंट वरी, है ना। अब टाइप्स ऑफ फेलियर पहले समझ लो। ये वाला टॉपिक, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है पहले उस पर कंसंट्रेट करेंगे। ये वाला टॉपिक हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे किसी पर चलेंगे, ठीक है ना। अब हमारी जो मटेरियल है ना, मटेरियल के ऊपर लोडिंग कितने तरह की आ सकती है, कितने तरह की स्ट्रेसेस आ सकती हैं बेसिकली। तो अगर हम लोडिंग देखें या स्ट्रेसेस देखें, स्ट्रेसेस तीन तरह से अप्लाई हो सकती हैं, या लोडिंग देखें तो टेंशन आ सकती है, ठीक है, कंप्रेशन आ सकती है, और क्या आ सकती है, शियर आ सकती है। लेकिन हम यहां पर प्योर शियर की बात करेंगे। प्योर शियर मतलब टॉर्जन की बात करेंगे, ठीक है। विल टॉक अबाउट टॉर्जन। अच्छा, एक बच्चे का डाउट था कि सर ये जो टॉर्जन आती है, ठीक है, टॉर्जन की वजह से जो शियर स्ट्रेस आ रही है ये तो इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो फिर ये इनडायरेक्ट होते हुए केस ऑफ प्योर शियर कैसे हो गया, प्योर शियर कैसे हो गया? ये डाउट और भी बच्चों को है क्या, कि टॉर्जन की वजह से जो शियर स्ट्रेस आ रही है ये तो इनडायरेक्ट है, ठीक है ना, लेकिन ये इनडायरेक्ट होते हुए भी केस ऑफ प्योर शियर कैसे हो गया? तो इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि आपने यहां पर शियर फोर्स तो नहीं लगाई थी, लगाया कुछ और था, शियर फोर्स नहीं लगाई थी, लेकिन फिर भी शियर आ रहा है। तो ये बिना शियर फोर्स के आ रहा है, इसीलिए ये इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट क्यों है ये पता चल गया कि यहां पर जो शियर स्ट्रेस आ रही है वो शियर स्ट्रेस शियर फोर्स लगाए बिना आ रही है, ये किसी और चीज को लगाने से आ रही है, ये टॉर्क लगाने से आ रही है, टॉर्क या टॉर्जन लगाने से आ रही है, ठीक है ना। तो टॉर्क लगाने से आ रही है ये शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो इसीलिए ये इनडायरेक्ट हो गई। लेकिन ये केस ऑफ प्योर शियर क्यों है? प्योर शियर ये इसलिए है क्योंकि यहां पर बेंडिंग मोमेंट नहीं आ रहा, ठीक है, यहां पर एक्सियल थ्रस्ट नहीं आ रहा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ शियर आ रहा है, तो इसीलिए इसको कहेंगे प्योर शियर। समझ में आया? इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये टॉर्क की वजह से आ रही है, शियर फोर्स की वजह से नहीं आ रही, इसलिए इनडायरेक्ट। प्योर इसलिए है क्योंकि यहां पर ना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ना एक्सियल थ्रस्ट आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ शियर आ रही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, हम क्लास में टाइम पास तो करते नहीं है, ठीक है। अगर टाइम वेस्ट होता है तो आपके डाउट्स बताने में ही टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग थोड़ा सा सेंसिबल डाउट्स पूछे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब देखो, लोडिंग हमारे पास कितने तरह की, टेंशन और कंप्रेशन और टॉर्जन, ठीक है ना। टेंशन की वजह से टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, कंप्रेशन की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, और टॉर्जन की वजह से शियर स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, ठीक है ना। अब अगर ये इतने तीन तरह की स्ट्रेसेस आ रही हैं, तो डक्टाइल मटेरियल पे अगर ये स्ट्रेस लगे और ब्रिटल मटेरियल पे अगर ये स्ट्रेस लगे, तो बिहेवियर दोनों का एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? अगर मैंने टेंशन डक्टाइल मटेरियल पे लगा दी और मैंने टेंशन ब्रिटल मटेरियल पे लगा दी, तो दोनों का बिहेवियर टेंशन में एक जैसा होगा कि अलग होगा? दोनों का जो फेलियर होगा वो एक ही तरह से होगा या अलग अलग तरह से होगा? दोनों का फेलियर होगा अलग अलग तरह से, ठीक है ना। तो टेंशन अगर मैं लगाऊं डक्टाइल मटेरियल पे तो अलग तरह का फेलियर, ब्रिटल मटेरियल पे लगाऊं तो अलग तरह का फेलियर, ठीक है। डक्टाइल पे लगाया तो अलग, ब्रिटल पे लगाया तो अलग। ऐसे ही कंप्रेशन अगर मैं डक्टाइल पे लगाऊं तो अलग फेलियर, ब्रिटल पे लगाऊं तो अलग फेलियर, ठीक है। और टॉर्जन में डक्टाइल पे लगाऊं तो अलग फेलियर और ब्रिटल पे लगाऊं तो अलग फेलियर। तो मतलब मुझे कितने तरह के टाइप्स ऑफ फेलियर पढ़ने पड़ेंगे? टाइप्स ऑफ फेलियर मुझे कितने तरह के पढ़ने पड़ेंगे?
टेंशन पढ़ना पड़ेगा डक्टाइल पे, टेंशन पढ़ना पड़ेगा ब्रिटल पे, कंप्रेशन पढ़ना पड़ेगा डक्टाइल पे, कंप्रेशन पढ़ना पड़ेगा ब्रिटल पे, टॉर्जन पढ़ना पड़ेगा डक्टाइल पे, टॉर्जन पढ़ना पड़ेगा ब्रिटल पे। टोटल 6 तरह के केसेस देखने को मिलेंगे मुझे। कितने केस हो जाएंगे, कितने केस बन जाएंगे बताओ जरा? 6 केस बन जाएंगे। विल हैव 6 केसेस, यस और नो? ठीक है, तो टोटल हमें 6 केस देखने को मिलेंगे, टोटल 6 केस देखेंगे हम। ठीक है, अब चलते हैं पहले केस पे। पहला केस क्या था? टेंशन फेलियर इन डक्टाइल मटेरियल। अच्छा, पहले केस पे चलने से पहले एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको देखना पड़ेगा फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। देखो, फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, देखो डक्टाइल मटेरियल स्ट्रॉन्ग किस में सबसे ज्यादा है? डक्टाइल मटेरियल आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन कंप्रेशन। तो इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये सबसे ज्यादा है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बाद, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कम है टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, और फिर सबसे कम है शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ सबसे कम। ठीक है, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए हो गया। और अगर ब्रिटल मटेरियल की बात की जाए तो फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, फॉर ब्रिटल मटेरियल, अच्छा ये याद रखने वाली चीज है। याद रखने वाली चीज क्यों है? जब हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं वहां से पता चला ना, हमने माइल्ड स्टील लिया, माइल्ड स्टील के ऊपर कंप्रेशन लगाया तो कितनी स्ट्रेंथ आई थी? 263 आई थी। ठीक है ना? माइल्ड स्टील के ऊपर टेंशन लगाया तो कितनी स्ट्रेंथ आई थी? 250 आई थी। माइल्ड स्टील के ऊपर शियर लगाएंगे, वैसे शियर का पता नहीं है, वो ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, वैसे जो भी आएगी, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि डक्टाइल मटेरियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, टेंशन में वीक होते हैं, और शियर में सबसे ज्यादा वीक होते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लगभग लगभग बराबर होती हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कंप्रेशन में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, टेंशन में थोड़े से वीक होते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है, अब ब्रिटल का देखा जाए, ब्रिटल मटेरियल। तो फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल्स हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज हाईएस्ट, सॉरी टेंसाइल, सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही सबसे ज्यादा है। देखो दोनों तरह के मटेरियल में ना कंप्रेसिव सबसे ज्यादा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज हाईएस्ट दोनों मटेरियल्स में। देखो कंप्रेशन में ब्रिटल भी स्ट्रॉन्ग है और डक्टाइल भी स्ट्रॉन्ग है, बस अंतर इतना है कि यहां पर कंप्रेशन और टेंशन में अंतर बहुत कम है, लेकिन यहां पर ना अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटल मटेरियल आपके पास है कॉन्क्रीट, ब्रिटल मटेरियल क्या है? कॉन्क्रीट है ना, तो कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंशन से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन स्टील जो है उसमें इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है ना, कुछ 2-4% का ही अंतर होगा, लेकिन कॉन्क्रीट में 10 गुने का अंतर है, 10 टाइम्स का अंतर है। ठीक है ना? तो ब्रिटल मटेरियल के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उससे कम फिर होती है शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, और फिर सबसे कम होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है? ओके, तो ये चीज जब याद रखेंगे हम, जब ये चीज याद रखेंगे तो किस तरह का फेलियर आएगा, किस तरह की लोडिंग में, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर ये चीज हम याद रखेंगे तो। ठीक है, तो ये सब ले लिख लिया, लिख लो जल्दी से सब लोग, फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट यू राइट डाउन। सर ये तो स्ट्रेंथ में क्या कंसीडर करते हैं, अल्टीमेट या फिर स्टील? डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेंथ कंसीडर किया जाता है और ब्रिटल मटेरियल के लिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ किया जाता है कंसीडर। डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं और ब्रिटल के लिए हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, मोहर सर्कल आएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस वाले चैप्टर में। ठीक है, वो वाला चैप्टर तो आने दो। अब देखते हैं टेंशन फेलियर इन डक्टाइल मटेरियल।
तो टेंशन फेलियर इन डक्टाइल मटेरियल हम देख चुके हैं क्या पहले कभी? डक्टाइल मटेरियल में टेंशन फेलियर देख चुके हैं क्या कभी? हमारे पास ये डक्टाइल मटेरियल था, ठीक है, हमारे पास ये डक्टाइल मटेरियल था, ये मान लो माइल्ड स्टील की शाफ्ट है, इसके ऊपर अगर हमने लोड लगा रखा है, वी हैव अप्लाइड लोड ऑन दिस, तो अगर हमने टेंसाइल लोड लगा रखा है तो क्या होगा, इसकी जो एलोंगेशन है वो बढ़ेगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी और लेटरल डायमेंशन कम होगी, है ना। और जैसे जैसे ये लोड को इंक्रीज करते जाएंगे और खींचते जाएंगे और खींचते जाएंगे तो क्या होगा, लेंथ बढ़ती जाएगी, लेंथ बढ़ती जाएगी और लेटरल डायमेंशन कम होती जाएगी। लेंथ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड लेटरल डायमेंशन विल कीप ऑन रिड्यूसिंग, डिक्रीज करती जाएगी ये, ठीक है। अब एक पॉइंट पर ऐसा आएगा कि यहां पर वीकनेस है, मतलब मटेरियल हर जगह पर परफेक्ट तो रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं पर बाकी जगह से ज्यादा वीक होगा, तो जो वीकेस्ट प्लेन मिलेगा वहां से क्या होगा, वीकेस्ट प्लेन से इसके अंदर क्या होगा, सडन चेंज इन एरिया देखने को मिलेगा, है ना। काफी ज्यादा तेजी से एरिया रिड्यूस होने लग जाएगा, बहुत तेजी से एरिया रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह के रीजन जो बनता है उसको हम कहते हैं नेकिंग रीजन, ठीक है, इस तरह के रीजन को हम कहते हैं नेकिंग रीजन। तो यहां पर क्या होगा, 45 डिग्री पर, एक्सिस से 45 डिग्री पर फेलियर होगा, तो एट 45 डिग्री देयर विल बी फेलियर लाइक दिस, ठीक है ना। और फेलियर किस वजह से होगा, फेलियर होगा शेयर की वजह से, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइन बनेंगी ये कितने एंगल पर बनेंगी, ये दोनों लाइन बनेंगी 45 डिग्री पर, जो फेलियर की लाइंस बन रही है ना, ये 45 डिग्री पर फेलियर की लाइंस बनेंगी, एक्सेस से 45 डिग्री का एंगल बनाएंगी ये, ठीक है ना। सो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर ही क्यों, बाय 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पर सबसे ज्यादा शियर स्ट्रेस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में तो टेंशन देखने को मिल रहा है, टेंसाइल स्ट्रेसेस है, और हमने देखा था कि जैसे जैसे हमने ये मान लो ये फोर्स लगा रखी है, ठीक है ना, जब ये वाला प्लेन देख रहे हैं, वर्टिकल प्लेन देख रहे हैं, तो वर्टिकल प्लेन के ऊपर तो टेंशन स्ट्रेस ही आएंगी, टेंसाइल स्ट्रेसेस ही आएंगी, लेकिन जब हमने प्लेन इंक्लाइन किया तो इस फोर्स के कुछ कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे, एक नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा और एक पैरेलल वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा ना, ये सबसे हाईएस्ट कब होगा, पैरेलल वाला कंपोनेंट सबसे ज्यादा वैल्यू कब आएगी, सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी 45 डिग्री पर, ठीक है ना। 45 डिग्री पर पैरेलल वाला कंपोनेंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब है तब शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा हो जाएगी, और जब शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा हो जाएगी तो देखो ये डक्टाइल मटेरियल था, ये वीकेस्ट किस में है, टेंशन में ज्यादा वीक है या शियर में ज्यादा वीक है, बताओ जरा, टेंशन में ज्यादा वीक है या शियर में ज्यादा वीक है, टेंशन लग रही है, ठीक है, ये टेंशन में भी फेल हो सकता था लेकिन फेल हुआ ये शियर में, शियर में क्यों फेल हो गया, क्योंकि ये शियर में ज्यादा कमजोर है, तो जिसमें ज्यादा कमजोर होगा उसमें फेलियर होगा ना, ठीक है ना। सो इट इज वीकेस्ट इन शियर, सो देयरफॉर इट इज फेलिंग इन शियर, शियर में फेल हो रहा है ये, ठीक है, सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट। और इस तरह के फ्रैक्चर को कहते हैं हम कप कोन फ्रैक्चर या कप कोन फेलियर, कप कोन फेलियर, ठीक है। यस इट इज वीकेस्ट इन शियर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो इसको लिख लिया जाए, नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें, ठीक है, राइट डाउन, फेलियर प्लेन इज एट, फेलियर प्लेन इज एट 45 डिग्री टू द एक्सेस, एक्सेस से 45 डिग्री पर होगा, ठीक है ना। फेलियर इज ड्यू टू शियर, फेलियर इज ड्यू टू डायगोनल शियर लिखो, डायगोनल शियर, तो इसमें जो फेलियर होता है वो डायगोनल शियर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ फेलियर इज कॉल्ड एज कप कोन फेलियर, दिस टाइप ऑफ फेलियर is called as cup cone failure, इस तरह के फेलियर को हम कप कोन फेलियर कहते हैं, ठीक है। चलो पीडीएफ से लिख लेंगे, तो आगे चलते हैं। तो ये
फेलियर स्पेसिमेन होगा, कुछ इस तरह का फेलियर स्पेसिमेन दिखाई देता है। वैसे जब हमने माइल्ड स्टील पे टेंशन टेस्टिंग की थी, है ना, माइल्ड स्टील पे टेंशन टेस्टिंग की थी, जब माइल्ड स्टील पे टेंशन टेस्टिंग की थी, वो वाला जो हमने पीडीएफ बनाई थी, तो उसके अंदर हम एक्चुअल मटेरियल भी आपको दिखाया था ना वहां पर, ठीक है ना। तो इस तरह का आपको कप कोन फेलियर देखने को मिल जाएगा, 45 डिग्री पर फेलियर प्लेन रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, टेंशन फेलियर इन ब्रिटल मटेरियल। अब देखो ब्रिटल मटेरियल है हमारे पास, तो जब कोई हमारे पास ब्रिटल मटेरियल होगा, ब्रिटल मटेरियल कैसा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलोंगेशन नहीं होगा उसके अंदर, है ना। फेल होते टाइम पे बहुत कम एलोंगेशन में ही वो फेल हो जाएगा, टूट जाएगा, और ब्रिटल मटेरियल का रप्चर होता है, ब्रिटल मटेरियल विल रप्चर। अच्छा देखो, एक बच्चे का डाउट था कि सर हम यील्ड स्ट्रेस कंसीडर करते हैं या अल्टीमेट स्ट्रेस कंसीडर करते हैं, है ना। फेलियर देखने के लिए हम यील्ड स्ट्रेस कंसीडर करते हैं, फेलियर के लिए हम यील्ड स्ट्रेस कंसीडर करते हैं या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस कंसीडर करते हैं, ये एक डाउट था। तो मैंने क्या बताया कि यील्ड स्ट्रेस कंसीडर करते हैं हम डक्टाइल मटेरियल के लिए, यील्ड स्ट्रेस फॉर डक्टाइल मटेरियल और अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर ब्रिटल मटेरियल। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखो इसका कारण है, ठीक है, समझो। हमारे पास एक डक्टाइल मटेरियल है और उससे हमने कोई मशीन का कंपोनेंट बनाया, ठीक है। हमारे पास एक डक्टाइल मटेरियल है, उसके लिए हमने मशीन का कंपोनेंट बनाया, माइल्ड स्टील से मशीन का कंपोनेंट बनाया। अब उस मशीन का कंपोनेंट मान लो उसके ऊपर टेंशन आती थी, जब हमने उसको डिज़ाइन किया, जब हमने उसको डिज़ाइन किया तो कौन सी स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन कर दिया, ये वाली स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन कर दिया, अल्टीमेट स्ट्रेस के लिए हमने डिज़ाइन कर दिया। जब अल्टीमेट स्ट्रेस के हिसाब से हमने डिज़ाइन किया, है ना, थोड़ा बहुत फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी रखा होगा, तो ये वाली स्ट्रेस हमने ले ली, ठीक है। अब जब मटेरियल के ऊपर लोडिंग आई और ये वाली स्ट्रेस पहुंची, तो स्ट्रेन कितना पहुंच गया, इतना ज़्यादा स्ट्रेन पहुंच गया, इतना ज़्यादा स्ट्रेन पहुंच गया। डोंट गिव वार्निंग वो अलग चीज है, ठीक है, डोंट मिक्स द कॉन्सेप्ट। ग्रुप का नाम है अनिरुद्ध सिंह राठौर, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखो यहां पर फेलियर के टाइम पे कितना स्ट्रेन पहुंच गया, कितना स्ट्रेन पहुंच गया, इतना ज्यादा स्ट्रेन पहुंच गया। तो हमने जो मशीन का कंपोनेंट बनाया था, मशीन के अंदर काफी प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है, अब हुआ क्या कि ये काफी लंबा हो गया, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट है ना, ये जो एलिमेंट है, ये जो बनाया था मशीन के लिए काम करने के लिए, इसकी लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई, अब ये किसी काम का नहीं रहा, हमारे लिए बेकार हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो हमको क्या इतना एलोंगेशन अलाउ कर सकते हैं क्या, इतनी लेंथ का बढ़ जाना क्या अलाउ कर सकते हैं जब हम मशीन के कंपोनेंट्स बना रहे हैं या हम सिविल इंजीनियरिंग की में बिल्डिंग बना रहे हैं, इतनी ज्यादा लेंथ अलाउ कर सकते हैं क्या, इतना ज्यादा स्ट्रेन अलाउ कर सकते हैं? अगर इतना ज्यादा स्ट्रेन अलाउ कर दिया तो इसका मतलब आपको क्या है पता है, कि हमारी जो बीम है ना उसमें क्रैक, दरारें वगैरह ये सब दिखाई देने लगेंगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो समझ में आई बात। तो हम हमेशा डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड फेलियर क्यों कंसीडर करते हैं, यील्ड फेलियर इसलिए कंसीडर करते हैं कि इतने स्ट्रेन को ही हम फेलियर मान लेते हैं, हम ज्यादा एलोंगेशन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि चलो, क्योंकि ये फ्रैक्चर तो होगा नहीं, फ्रैक्चर होगा, फ्रैक्चर हो तो बहुत देर बाद होगा, बहुत टाइम बाद होगा, जब ये इतने टाइम बाद फ्रैक्चर होगा तब तक तो हमारा जो मटेरियल है वो यूजलेस हो गया, उसकी लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई है। या फिर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जो बीम्स हैं वहां पर क्या कहते हैं, स्लैब्स वगैरह हैं, वहां पर क्या हुआ, ये इतना ज्यादा इलोंगेट हो गया कि वहां पर क्रैक वगैरह दिखाई देने लग गए हैं, ठीक है ना। यस, तो इसीलिए हम क्या करते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए, क्योंकि इलोंगेशन फेलियर के टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाता है, इतने ज्यादा इलोंगेशन तक हम नहीं पहुंचना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जब ज्यादा तेजी से इलोंगेशन होने लग जाता है ना, उसको मान लेते हैं कि भैया रुक जाओ, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, वरना ज्यादा तेजी से इलोंगेशन होने लग जाएगा, हमारा मटेरियल वैसे ही फेल हो जाएगा, हमें फ्रैक्चर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली डक्टाइल मटेरियल में फ्रैक्चर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना ज्यादा इलोंगेशन हो जाएगा, वो वैसे ही काम का नहीं बचेगा, वो फेलियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यील्ड फेलियर डक्टाइल मटेरियल में कंसिडर करते हैं। और ब्रिटल मटेरियल में, ब्रिटल मटेरियल में कौन सा, अल्टीमेट। तो अल्टीमेट में क्या होता है कि वैसे तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने ऐसा बनाया है, लेकिन अगर माइल्ड स्टील से कंपेयर करूं तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेन आती ना, तो यहाँ पर ब्रिटल में इतनी ही कम स्ट्रेन आ गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मटेरियल
अल्टीमेट स्ट्रेंथ को पहुंचता है ना, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंच जाता है ना, बिना ज्यादा किसी एलोंगेशन के। तो यहां पर कौन सा फेलियर कंसीडर करेंगे कि ये टूट ना जाए, क्योंकि इसमें चांस फ्रैक्चर का है, इसमें चांस एलोंगेशन का नहीं है ना। इसमें जो रिस्क है, इसमें जो रिस्क है वो फ्रैक्चर का रिस्क है, इसमें एलोंगेशन हो जाने का रिस्क नहीं है। और इसमें किसका रिस्क है, इसमें एलोंगेशन हो जाने का रिस्क है, इसमें यील्ड हो जाने का रिस्क है। तो डक्टाइल मटेरियल को यील्ड के लिए यील्ड स्ट्रेस लेते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए, और ब्रिटल मटेरियल के लिए अल्टीमेट स्ट्रेस लेते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको, सबको क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर दोबारा देख लेना, ठीक है, ठीक है, क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब हमारा टेंशन फेलियर हो रहा है ब्रिटल मटेरियल में। जब ब्रिटल मटेरियल है तो एक बात बताओ, ये सबसे वीकेस्ट किस में है? ब्रिटल मटेरियल इज वीकेस्ट इन व्हाट? टेंशन में वीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा कमजोर है। अब जब ये टेंशन में सबसे ज्यादा वीक है, सबसे ज्यादा कमजोर ये टेंशन में है, तो फेल भी किस में होगा? फेल भी ये टेंशन में होगा। तो इट विल फेल इन टेंशन। पहले से एक चीज समझ में आ गई कि ये टेंशन में फेल होगा। अब बताओ, अगर मैंने टेंसाइल लोड इस तरह से लगा रखा है तो टेंसाइल स्ट्रेसेस कैसे जनरेट होंगे? टेंसाइल स्ट्रेसेस यहां पर जनरेट होंगे ना। टेंसाइल स्ट्रेसेस विल बी जनरेटेड लाइक दिस, इस तरह से टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। और ये टेंशन में वीकेस्ट है तो ये फेल भी टेंशन में होगा। तो यहां पर जो फेलियर आएगा वो 90 डिग्री पर आएगा। हमारी एक्सेस इस तरह से है और लोड एप्लीकेशन की डायरेक्शन भी इस तरह से है, और ये इससे 90 डिग्री पे फेलियर हो जाएगा। और 90 डिग्री पे फेलियर होगा बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल टेंशन। क्लियर है? ब्रिटल वाला, फिर से ब्रिटल वाला ये है कि इसमें बहुत ज्यादा एलोंगेशन नहीं आएगा, बहुत ही कम एलोंगेशन पे ही ये अल्टीमेट स्ट्रेस को रीच कर गया ना। बहुत ही कम स्ट्रेन पर एलोंगेशन ज्यादा हुआ ही नहीं, है ना। थोड़े से एलोंगेशन पे ही ये अल्टीमेट स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा और टूट जाएगा। तो हमको यहाँ पर डिजाइन करनी है किसको देख के, किसको ध्यान में रखते हुए? अल्टीमेट स्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करना पड़ेगा कि ये अल्टीमेट स्ट्रेस तक ना पहुंचे। यहाँ पर एलोंगेशन वाला क्राइटेरिया काम ही नहीं आएगा, क्योंकि इसका एलोंगेशन तो वैसे भी बहुत कम होता है। ठीक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेन एंड एलोंगेशन? प्लीज टेल मी। स्ट्रेन इज एलोंगेशन पर यूनिट लेंथ, एलोंगेशन पर यूनिट लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। चलिए, ये चीज समझ में आई, 90 डिग्री पर होगा। सो राइट डाउन, फेलियर प्लेन इज एट 90 डिग्री, failure plane is at 90 degree to the axis। दूसरा पॉइंट, failure is due to principal tension। failure is due to principal tension। हो गया, लिख लिया ये सबने? टेंशन में फेलियर सेंटर पर ही होंगे या किसी, जिस जगह पर ना ये वीकेस्ट होगा, हम कह नहीं सकते कि एकदम बीचों बीच होगा, क्योंकि जो स्ट्रेसेस होंगी वो तो सारे प्लेन्स पर सेम है ना। इस वाले प्लेन पर भी उतनी स्ट्रेस, इस वाले प्लेन पर भी उतनी स्ट्रेस, इस प्लेन पर भी, सारे के सारे प्लेन्स पर ना सेम स्ट्रेसेस आ रही हैं, है ना। तो ये कहीं से भी फेल हो सकता है। तो ये मटेरियल जिस जगह से वीकेस्ट हो जाएगा, तो जब स्ट्रेस बराबर बराबर हैं तो ये फेल कहां से होगा? जहां पर थोड़ी बहुत वीकनेस रह गई होगी इस मटेरियल में, उस वीकनेस वाले प्लेन से ये फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो टेंशन फेलियर इन ब्रिटल मटेरियल होगा तो ये इस तरह से आपका फेलियर सरफेस बनेगा। ये थोड़ा सा रफ सरफेस होगा, है ना। यहाँ पर इन्होंने एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम चिकना स्मूथ सा बना दिया है, ऐसा स्मूथ नहीं होगा, थोड़ा बहुत रफ सरफेस होगा, हल्का फुल्का सा रफनेस होगी सरफेस में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कंप्रेशन फेलियर इन डक्टाइल मटेरियल। अब हमारे पास डक्टाइल मटेरियल है इस तरह से,
ठीक है, डक्टाइल मटेरियल है, इसका मतलब क्या होगा कि डक्टाइल मटेरियल के ऊपर जब लोड वोड लगेंगे ना तो क्या होगा, इसका डिफॉर्मेशन काफी ज्यादा हो जाएगा। अब जब ये कंप्रेशन में डिफॉर्म करेगा, जब ये कंप्रेशन में डिफॉर्म करेगा, फ्रैक्चर तो होगा नहीं इसके अंदर, इट विल जस्ट कीप ऑन डिफॉर्मिंग, डिफॉर्मेशन होता जाएगा, है ना, डिफॉर्मेशन होता जाएगा। एक मिनट रुकना। तो जब इस मटेरियल का डिफॉर्मेशन होगा तो किस तरह से डिफॉर्मेशन होगा, यहां पर ना लेंथ कम होती जाएगी, कंप्रेशन में ना इस मटेरियल की जो है लेंथ ये घटती जाएगी, कम होती जाएगी, ऐसे में ना कम हो जाएगी लेंथ। जब इस तरह से लेंथ कम हो जाएगी ना तो ये इस तरह से बाहर निकलेगा, बल्ज करेगा, ये ऐसे बल्ज करने लग जाएगा ऐसे करके। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि मम्मी आटे की लोई बनाती हैं, है ना, आटे की लोई को अगर आप इस तरह के सिलेंड्रिकल उसमें रोल कर लो, है ना, अगर आप इसमें सिलेंड्रिकल उसमें रोल कर लो और फिर आप इसको पिचकाओ, ठीक है, तो वो भी एक तरह से डक्टाइल ही होती है ना, कंप्रेशन में तो एटलीस्ट डक्टाइल हो जाएगी, मेलिएबल तो है, होती है ना, तो क्या होगा, वो दबती जाएगी और साइड से डायमीटर इंक्रीज करता जाएगा। अब यहां से क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर प्लेट और मटेरियल के बीच में ना फ्रिक्शन रहेगा, तो ये फ्रिक्शन इस जगह सर, फ्रिक्शन ना इन कॉर्नर पे, इस इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगे तो फ्रिक्शन ना इसको बाहर निकलने से रोकता है, तो फ्रिक्शन की वजह से ये तो बहुत ज्यादा बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन बीच में से ये इस तरह से बल्ज कर जाएगा। ठीक है ना, हाँ, मैकेनिकल के लिए भी जरूरी है, ये सेम क्वेश्चंस ही आते हैं सिविल और मैकेनिकल में ना, क्वेश्चंस विल बी सेम इन सिविल एज वेल एज इन मैकेनिकल, दोनों में। एग्जाम्पल रोटी मेकर, रोटी मेकर तो एकदम ही चपटा कर देता है, मान लो ये स्टील है, तो ये स्टील इतनी भी वो नहीं है कि इसको हम एकदम रोटी की तरह चपटा कर दें। एसएसबी के लिए लाइव जरूरी, लाइव तो देखो हमेशा ही जरूरी है, पूरी जिंदगी तो लाइव चल रही है, तुम लाइव देखो या रिकॉर्डेड देखो, कंटेंट वही मिलेगा, लेकिन लाइव में पढ़ने का मजा अलग है ना, क्रिकेट मैच लाइव देखने का मजा है या क्रिकेट मैच रिकॉर्डेड देखने का मजा है। फ्रिक्शन लेस कर दें, फ्रिक्शन लेस कर देंगे तो ये पूरा का पूरा ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन लेस कर नहीं पाएंगे ना, फ्रिक्शन हम कितना भी हटाना चाहें हट थोड़ी पाता है फ्रिक्शन, और जब खासकर इतने हैवी हैवी लोड आ रहे हो, पता है कितने हैवी लोड आ रहे होंगे यहाँ पर, देयर विल बी सो मच हैवी लोड्स। यस, तो यहाँ पर फेलियर हो जाएगा ना, इसको हम यील्ड फेलियर कहेंगे, डक्टाइल फेलियर कहेंगे, यील्ड फेलियर कहेंगे, तो यहाँ पर कोई फ्रैक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, सो देयर विल बी नो फ्रैक्चर, क्लियर है, लिख लिया जाए। राइट डाउन, दिस फेलियर इज ड्यू टू यील्डिंग, लिख लो इसको, दिस फेलियर इज ड्यू टू yielding, ठीक है, दिस विल नॉट बी, देयर विल नॉट बी एनी फ्रैक्चर सरफेस, तो यहां पर कोई भी फ्रैक्चर सरफेस नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी फ्रैक्चर सरफेस, कोई फ्रैक्चर सरफेस बनेगा ही नहीं, बस ये कंप्रेस होता चला जाएगा, कंप्रेस होता चला जाएगा, ठीक है, चलो लिख लो, फिर से समझाइए इसका फेलियर, पहली बार समझाया था तब आप क्या कर रहे थे बताइए, फर्स्ट एक्सप्लेन, जब पिछली बार समझाया था तो आप कर क्या रहे थे, यहां पर ये बन जाएगा बैरल शेप, बैरल शेप समझते हो, बैरल, पानी भरने के जो पीपे होते हैं ना पहले पुराने टाइम में, या फिर जिसमें वाइन वगैरह बनाई जाती थी ना, अंगूर वगैरह सड़े हुए रख दिए जाते थे,
तो इसको रख दिया जाता था बहुत दिन तक, तो फर्मेंटेशन वगैरह होता रहता था। तो इस तरह के बैरल्स होते थे लकड़ी के, ठीक है ना। तो ये वाला जो शेप होता है ना, इसको हम बैरल शेप कहते हैं। मटका, हाँ फेल तो होगा। देखो इसमें इसका जो फेलियर होगा वो किस वजह से होगा, एक्सेसिव डिफॉर्मेशन की वजह से। यहाँ पर डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप जितना डिफॉर्मेशन नहीं चाहते उससे ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन ही होता जाएगा। तो अगर चाहे आप बिल्डिंग में देखो चाहे मशीन्स में देखो कहीं भी देखो, अगर डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो भी तो फेलियर ही है ना। हाँ ढोलक जैसा शेप, बिल्कुल सही बात है, ढोलक जैसा शेप बन जाएगा इसका। ठीक है, लिख लिया। सर इसका फेलियर होने के बाद कैसा अपीयरेंस होता है, तो ये वाला अपीयरेंस ही तो दिखा दिया, ये ऐसा। सर ये बेंडिंग में या यील्डिंग में फेल होगा। लोड कैसा आ रहा है, कंप्रेसिव आ रहा है, तो बेंडिंग कहाँ से आ जाएगा, बेंडिंग कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पिचक जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस लेवल पर है, यहाँ पर इस लेवल पर आ जाएगा, तो इतना डिफॉर्मेशन इसके अंदर आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। इट विल अंडरगो दिस मच डिफ्लेक्शन, इतना डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्रेशन फेलियर इन ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, अब हमारे पास अगर ब्रिटल मटेरियल है, तो ब्रिटल मटेरियल लेट अस से इस तरह का है, और ब्रिटल मटेरियल के ऊपर अगर फोर्स लगा दी, कंप्रेशन लगा दिया, तो ब्रिटल मटेरियल पे कंप्रेशन लगाने में पता है क्या होगा। ब्रिटल मटेरियल पे कंप्रेशन लगाने पे, ब्रिटल मटेरियल पे कंप्रेशन लगाने पे क्या होगा। सर ये शेयर में फेल क्यों नहीं होता। हाँ ये शेयर में फेल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये शेयर में वीकेस्ट है, क्या देखना जरा। हाँ ये है तो शेयर में वीकेस्ट, लेकिन होता क्या है कि यहां पर शेयर आएगी तो सही, लेकिन जब इसके ऊपर कंप्रेशन लगाते जा रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूल्स की रीएडजस्टमेंट होती जा रही है ना। अल्टीमेटली अगर बहुत टाइम बाद देखेंगे ना, तो ये शेयर में भी फेल हो जाएगा, है ना, इसके अंदर क्रैक्स भी बनेंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन होगा क्या कि तब तक ना इसका डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका होगा, टू मच डिफ्लेक्शन। ठीक है ना। हाँ ये शेयर में फेल हो जाएगा। देखो जितनी लिमिट होगी इसके कंप्रेस हो जाने की, उतनी लिमिट तक तो ये कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत टाइम बाद भी जब इसका फेलियर होगा ना, ये टूटेगा, मतलब बेसिकली जब फ्रैक्चर होगा ना, तो फ्रैक्चर ये शेयर में ही होगा उसके बाद भी। ठीक है ना, क्लियर है। आगे चलते हैं। नाउ अब हमारे पास कौन सा मटेरियल है, हमारे पास कंप्रेशन। ये वाला जो मटेरियल है ना, ये ब्रिटल मटेरियल है। तो ब्रिटल मटेरियल वीकेस्ट किस में होता है, brittle material is weakest in tension। brittle material is weakest in tension, लेकिन ना टेंसाइल स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ ना लगभग लगभग बराबर बराबर होती हैं। ठीक है, ठीक है, टेंसाइल और शियर लगभग लगभग बराबर होती हैं। अब इसको फेल होना तो चाहिए वैसे टेंशन में, ठीक है, इसको फेल होना चाहिए टेंशन में, लेकिन फिर भी ये फेल हो रहा है शियर में। यहाँ पर ना 45 डिग्री एंगल पर इसका फेलियर होता है। तो फेलियर प्लेन विल बी एट 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस। तो ये 45 डिग्री पर ऐसे फेलियर प्लेन बनता है। 45 डिग्री पर बनता है तो ये फेल होता है शेयर में। अब आपका सवाल होगा कि सर ये टेंशन में क्यों नहीं फेल हो रहा जब ये वीकेस्ट टेंशन में है। तो पहली बात देखो, इसमें ना दो केस बनते हैं बेसिकली। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ, दूसरा केस लिखवा ही नहीं रहा। लेकिन दूसरा केस भी होता है, आप लिखना मत पर मैं समझा देता हूँ।
स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट देखा है आपने? तो स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट में इस तरह से हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं और सिलेंडर के ऊपर ना बहुत हल्के से एरिया के ऊपर लोड लगाते हैं। बहुत हल्के से एरिया पर लोड लगाने टाइम क्या होता है, लगा कैसा लोड रहे हैं, कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं। टेंशन कहां पर आएगा, इसके परपेंडिकुलर वाले यहां पर इन प्लेन पर आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो केस होता है ना, ये टेंशन में फेल होता है, टेंशन में फेल होता है ये ब्रिटल मटेरियल, ठीक है ना। लेकिन जब हम पूरे के पूरे एरिया पर लोड लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि यहां पर ना फ्रिक्शन आ जाता है। अब टेंशन जनरेट होगा, टेंशन क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ जान धकेलेगा, है ना, ऐसे। लेकिन फ्रिक्शन क्या होगा, इसको रोक लेगा। तो टेंशन में फेल होने से रोक लेता है फ्रिक्शन फ्रिक्शन। तो इसलिए ना मोस्टली क्या होता है कि इस तरह के केसेस में ये 45 डिग्री पर फेल होता है, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो होना चाहिए इसको फेल किस में, टेंशन में होना चाहिए। लेकिन जब टेंशन में फेल होगा तो ये इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा ना, जब ये टेंशन में फेल होगा ऐसे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रिक्शन इसको रोक लेता है प्लेट्स का। तो जिस वजह से, इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ये टेंशन में फेल होने से बच जाता है, तो ये शियर में फेल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये टेंशन में फेल नहीं होता। टेंशन में फेल कराने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत छोटे से एरिया पर लगाते हैं, तो जो फ्रिक्शन का इफेक्ट होता है ना वो कम हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। फ्रिक्शन का इफेक्ट खत्म कर देंगे तब ये टेंशन में फेल हो जाता है। तो स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट जब करते हैं ना, वहां पर ये टेंशन में फेल होता है, ठीक है ना। तो उसको लिख नहीं रहे, क्योंकि वो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा ना क्वेश्चन कि अगर कंप्रेशन फेलियर ब्रिटल मटेरियल में होता है तो कैसा होता है, तो आपको ये वाला केस लिख के आना है, ठीक है। हाँ, ये क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में होता है, क्यूब कंप्रेशन टेस्ट में इस तरह का होता है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर आप लिख लो, फेलियर इज एट, फेलियर विल अकर ड्यू टू डायगोनल शियर, फेलियर विल अकर ड्यू टू डायगोनल शियर। तो यहां पर जो फेलियर हो रहा है वो डायगोनल शियर की वजह से हो रहा है फेलियर, और फेलियर प्लेन 45 डिग्री पर होगा। फेलियर प्लेन विल बी एट 45 डिग्री। क्लियर है? लोड डिस्ट्रीब्यूट है टोटल एरिया पर, इसलिए ऐसा होता है। डक्टाइल में फ्रिक्शन क्यों नहीं रोक पाता बल्ज करने से? डक्टाइल में फ्रिक्शन रोकना था ना बेटा, नहीं रोक रहा था। यहाँ यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, कॉर्न एंड एंड पे तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा ना यहाँ पर, ठीक है। बीच में तो बल्ज हो जा रहा है, तो फ्रिक्शन ने रोक रखा है, तभी तो ये बाहर नहीं जा पाया पूरा। बीच में क्यों नहीं फेल होता है, बीच में टेंशन से हो जाए, अकेला बीच बीच में टेंशन से फेल हो जाए और यहां पर शियर से फेल हो जाए, ऐसा। तो ये मटेरियल भी कंफ्यूज हो जाएगा, ये मुझे फेल कराना कैसे चाह रहे हैं, मैं बीच में टेंशन में फेल हूं और ऊपर नीचे मैं शियर में फेल हो जाऊं। अगर उसका शेप राउंड होता, टेस्टिंग कर लेना। तुम लोग इतने ज्यादा रिसर्च माइंड के लोग हो तो तुम टेस्टिंग करो, ठीक है। टेस्टिंग वेस्टिंग करो जरा, है ना। क्यूब कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में ऐसे ही फेल होता है ना, है ना। क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में ऐसे ही फेल होता है। एसएससी जेई की अपन तैयारी करने जा रहे हैं और अपन को रिसर्च वाली जवाब चाहिए। चलो आगे चले। ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन नहीं पढ़ा है, देखो। मतलब देखो, समझने का लेवल ऐसा है कि मैंने बोल दिया ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन पढ़ाएंगे, लेकिन हर 5 मिनट में सर ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन हो गया क्या, सर ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन हो गया क्या, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन पढ़ा दूंगा और बच्चे को पता ही नहीं चलेगा, निकल भी गया, खत्म हो गया, है ना। जैसे ट्रेन में सोते रह जाते हैं ना, स्टेशन निकल जाता है। तो इस तरह का आपको फेलियर सरफेस मिलेगा, कंप्रेशन फेलियर। आगे चलते हैं, फेलियर ड्यू टू टॉर्जन इन डक्टाइल शाफ्ट, ठीक है। तो हमारे पास एक डक्टाइल शाफ्ट है, विल बी हैविंग अ डक्टाइल शाफ्ट,
अरे, तो हम एक शाफ्ट बना देते हैं, और ये शाफ्ट कैसी होगी, ये डक्टाइल शाफ्ट होगी, ठीक है ना। सो लेट अस ड्रॉ अ शाफ्ट। ठीक, सो वी आर हैविंग अ डक्टाइल शाफ्ट। ये हमारे पास डक्टाइल शाफ्ट है, इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, टॉर्जन एक्ट हो रहा है। सर आप हम लोगों को एसएससी जेई वाले नहीं समझें, आप हम लोगों को आईएएस वाला समझें। तुम्हारे जो सवाल होंगे ना, उस हिसाब से मैं तुमको समझूंगा, जैसे सवाल करोगे उस हिसाब वाला समझूंगा, ठीक है। और आईएएस वाले भी जो बच्चे होते हैं ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले, वो इस तरह के सवाल नहीं करते हैं कि सर इसमें अगर इस मटेरियल को मैं आधा कर दूंगा, आधे में ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, फालतू की चीजें नहीं पूछते वो लोग, ठीक है ना। तो काम की चीजें होती हैं, उनको पता होती हैं किस तरह के सवाल काम के हैं, किस तरह के क्वेश्चंस काम के हैं, वो काम के क्वेश्चन पूछते हैं, फोकस्ड रहते हैं एग्जाम के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास डक्टाइल शाफ्ट है, ये डक्टाइल मटेरियल की बनी है, तो मान लो ये माइल्ड स्टील की है, माइल्ड स्टील की शाफ्ट है, डक्टाइल मटेरियल है, इसमें ये वीकेस्ट किस में है बताओ, ये वाला डक्टाइल मटेरियल किस में वीकेस्ट है। दिस डक्टाइल मटेरियल इज वीकेस्ट इन व्हाट, शियर। शियर में वीक है ना, है कि नहीं, शियर में वीक है, यस। सो दिस इज वीकेस्ट इन शियर। फेलियर किस में होगा, फेलियर होना चाहिए शियर में। अच्छा यहां पर आ भी तो प्योर शियर रहा है ना, दिस इज केस ऑफ प्योर शियर, यस और नो, है ना। तो जब ये वाला एंड पकड़ के मैं इसको रिजिडली पकड़ के होल्ड करके और यहां पर मैं ऐसे घुमाऊं, दम लगा के ऐसे घुमाऊं, तो क्या होगा, ये जितने भी प्लेन्स हैं, है ना, माइंड में विजुअलाइज करो कि ये सारे के सारे प्लेन है ना, सर्कुलर प्लेन है। जो सर्कुलर रोटियां होती है ना, आप ये सोचो कि सारी की सारी रोटियां ऐसे लगा दी, या फिर ना सीडी होती है ना, आपके पुराने टाइम पे सीडी चलती थी ना, MP3 की सीढ़ियां, आप लोगों ने शायद मम्मी पापा से जिद करके MP3 की सीढ़ियां देखी होंगी, पढ़ी मतलब उन पे डीवीडी की पिक्चरें देखी होंगी, उनके बीच में होल रहता था, वो एक सीडी होल्डर होता था, उसमें कई सारी सीढ़ियां ऐसे लग जाती थी, मतलब ऐसे में लगा देते थे। तो आप ये सोचो कि वही एक शाफ्ट है, और उनके बीच में एक रबर बैंड लगा दिया, ठीक है ना। तो ऐसे करके खूब सारी सीढ़ियां लगी हुई हैं, खूब सारी सीढ़ियां ऐसे 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 करके लगी हुई हैं, है ना, ऐसे करके खूब सारी सीढ़ियां लगी हुई हैं, ऐसे, ये ठीक है। और बीच में एक लकड़ी है या कोई भी रॉड है ना, इस रॉड के ऊपर सारी की सारी सीढ़ियां लगी हुई हैं, और इन सबको एक रबर बैंड से चिपका दिया, ठीक है, रबर बैंड से चिपका दिया, ठीक है। फिर जब आप एक एंड को घुमाओगे तो क्या होगा कि सारी की सारी सीढ़ियां एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हल्की हल्की घूमेंगी ना, क्योंकि रबर बैंड सीधा सीधा था पहले, फिर वो रबर बैंड क्या होगा, टेढ़ा होके जाएगा, टेढ़ा होके जाएगा ऐसे। तो सारी सीढ़ियां जो थी ना, उन सबको घुमाएगा, हल्का हल्का सा घुमा देगा। तो सारी सीढ़ियां जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐसे घूमेंगी, अब आप ये सोचो कि ये सीढ़ी जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में घूम रही हैं, तो क्या इनके पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी के बीच में स्लाइडिंग की टेंडेंसी है, सरकने की, है ना, सरकने की टेंडेंसी है इस तरह से। तो जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा होता है, तो वो क्या होता है, शियर होता है ना, इट इज शियर और नॉट, ठीक है। तो एक सरफेस जब दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में जब स्लाइड करेगा, सरक के जाएगा ऐसे, पैरेलल जाएगा, पैरेलल, ये वाला क्रॉस सेक्शन और ये वाला क्रॉस सेक्शन एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे, तो वो क्या होता है, उसको कहते हैं शियर, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर ये क्रॉस सेक्शन है, यहां पर ये क्रॉस सेक्शन है, एक क्रॉस सेक्शन दूसरे क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। जब ये रोटेट हो रहा है तो ये स्लाइड नहीं कर रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, स्लाइड कर रहा है ना, तो यहां पर सब में शियर आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर शियर आ रहा है, कोई एक्सियल फोर्स आ रही है क्या, कोई एक्सियल फोर्स नहीं आ रही, कोई बेंडिंग मोमेंट आ रहा है क्या, कोई बेंडिंग मोमेंट भी नहीं आ रहा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, केस ऑफ प्योर शियर हो जाएगा, ठीक है। और शियर कैसे बनेगी, अगर आप एक एलिमेंट ले लो यहां पर, ठीक है ना,
अगर आप यहाँ पर एक एलिमेंट ले लो, छोटा सा एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया इसके सरफेस पर, ठीक, इसके सरफेस पर हमने एक एलिमेंट ले लिया छोटा सा पतला सा। अब इस एलिमेंट को अगर ऑब्जर्व करें तो ये वाला जो सरफेस था ये ऐसे स्लाइड होके जा रहा था, इस तरह से स्लाइड होके जा रहा था यहाँ पर वाला सरफेस, तो ये हमने बाहर की तरफ लिया है, बाहर की तरफ लिया है, तो ये वाली टॉर्क ऐसे लग रहा है ना, ऐसे देखो जरा ध्यान से, टॉर्क की डायरेक्शन देखो, समझ में आ रही है, टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे करके लगाया हुआ है टॉर्क, ठीक है। हाँ, नन्ना सा एलिमेंट ले लिया हमने, प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा एलिमेंट है, इस एलिमेंट पर देखेंगे किस तरह की स्ट्रेसेस आ रही हैं, ठीक है। तो देखो टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, और जब यहां पर हम बाहर की डायरेक्शन पे देख रहे हैं, बाहर वाले सरफेस पर, तो ये बाहर वाला सरफेस है और ये पीछे वाला सरफेस है। अभी हम आगे वाला सरफेस देख रहे हैं, आगे वाले सरफेस पर बनाया हुआ है। आगे वाले सरफेस पर एक सरफेस दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहा है ना, यहां से ये वाला सरफेस इसके रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहा है। जब ये ऐसे जा रहा है तो शियर स्ट्रेस कैसे लगा रहा होगा, इस पे ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ लगा रहा होगा शियर स्ट्रेस, इस तरह से यहां पर, ठीक है ना। अब एक जगह की शियर स्ट्रेस पता चल गई है ना, किसी एलिमेंट के ऊपर आपको एक शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन पता चल गई, चारों की चारों पता चल गई कि नहीं चल गई, चारों की चारों पता, ऑल फोर यू विल बी एबल टू नो और नॉट, यस और नो, सारी चारों की चारों पता चल जाएंगी, ठीक है। जब चारों की चारों पता चल जाएंगी तो आप ये बताओ कि ये ऊपर वाली कैसे आएगी, टुवर्ड्स द राइट आएगी या टुवर्ड्स द लेफ्ट जाएगी, ये वाले प्लेन के ऊपर, इस वाले प्लेन के ऊपर बताओ जो शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द राइट जाएगी या टुवर्ड्स द लेफ्ट जाएगी, विल इट गो टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द राइट जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इट विल गो टुवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ जाएगी, क्यों, क्योंकि इसको भी याद करने का एक तरीका है, ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ठीक है। अब जब यहां पर ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर वाले सरफेस पे अपोजिट वाले फेस पर इस तरह से जाएगा, अपोजिट वाले फेस पर नीचे जाएगा और यहां वाले फेस पर ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो याद करने की ट्रिक है, एक मिनट रुकना, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ ब्रेक दे दें, कितना टाइम हो गया, व्हाट इज द टाइम, 7:30 बज गए, ओहो 7:30 बजे, ये दोनों केस खत्म कर देते हैं जल्दी से और फिर ठीक है अगले केस पर चलते हैं। चलो तो एक काम करते हैं फिर ना, अगला केस अब क्लास के बाद ही करेंगे, मतलब ब्रेक के बाद करेंगे, अगला केस ना ब्रेक के बाद करेंगे, ठीक है। तो अभी ये खत्म करते हैं, हाँ 30 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, 30 मिनट ब्रेक के बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, अभी 7:30 हो चुके हैं तो 8 बजे मिलते हैं फिर, ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। दोनों केस थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, इसीलिए फिर ब्रेक के बाद ही करते हैं ना, टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, ओके, चलिए मीट यू आफ्टर ब्रेक।